नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए इस अध्याय को और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस अध्याय में हमारे जानने के लिए। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, इसमें हम कृषि के विषय में जानने वाले हैं। खेती क्या होती है, किसानी क्या होती है ना, कौन कौन सी कृषि होती है, कृषि के कितने प्रकार होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें हमें संसाधनों का ही जिक्र करना है ना। तो किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी है, हमारी इस पर डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता है, यह सब कुछ हमें इस अध्याय में देखने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत में हमें एक उदाहरण बताया गया है, उदाहरण के द्वारा बताया गया है। गुरप्रीत, मधु और टीना, ये तीनों एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप किसान की बात को नोट करें। कहा गया है कि उसने अभी मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाला है। वैसे तो आपने यह शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खाद से तात्पर्य मिट्टी में उन पोषक तत्वों को डालना होता है खाद के द्वारा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए। और जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है तो मिट्टी जो है वो और अधिक उपजाऊ हो जाती है, जिससे बीज को पौधा बनने में आसानी होती है, क्योंकि बीज को जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है बड़ा होने के लिए वो सब उसे खाद के द्वारा दे दिए जाते हैं। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं दोस्तों सम्मिलित हैं। ध्यान से समझिएगा, पौधे से परिष्कृत उत्पाद यानी जो हमें प्राप्त होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो 3 प्रकार की कौन सी आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित हैं? सबसे पहली है प्राथमिक, फिर है द्वितीयक और फिर है तृतीयक क्रियाएं। चलिए इनको समझते हैं। दोस्तों, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत वो सारी की सारी क्रियाएं आती हैं जिनको शामिल किया जाता है या जिनका संबंध है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से और उनके निष्कर्षण से। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, है ना, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है। कृषि, मत्स्यन, है ना, यानी मछली पालन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात प्राथमिक क्रियाओं की। अब बात करते हैं द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन संसाधनों के जो है प्रसंस्करण उससे यह संबंधित है। जैसे इस्पात बनाना, है ना, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना, ये सभी इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसको मैं आपको एक अच्छे उदाहरण से बताता हूँ। दोस्तों, जब बिस्कुट हम सुबह चाय के साथ खाते हैं, वो बिस्किट जो हैं उदाहरण के तौर पर अलग अलग कंपनियों के बिस्किट आते हैं। तो वो बिस्किट जो है आटे, मैदे आदि सब चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है ना। तो हम कच्चे आटे को ऐसे ही तो नहीं खा सकते, है ना, मैदे को इस तरह से तो नहीं खाया जा सकता। लेकिन इन सब का मिला जुला रूप खाने योग्य जो बिस्किट है उसको हम खाते हैं और वो हमें स्वादिष्ट भी लगता है। तो जो बिस्किट है वो आप ऐसा समझिए कि आटे से बिस्किट बनाना ये द्वितीयक क्रियाओं में आएगा, और गेहूं उत्पादन, है ना, वो काय में आएगा? प्राथमिक क्रियाओं में। अब बिस्किट बन गया, तैयार हो गया, तो अब क्या करेंगे? बिस्किट को पैक करेंगे, उसकी पैकेजिंग होगी और फिर वो दूसरे कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा जिनको उसकी आवश्यकता है। तो ये सब आ जाएगा तृतीयक क्रियाओं में। तृतीयक क्रियाएं जो हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा क्या करती हैं? सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि आप अगली कक्षा में जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था संबंधित विषय को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको 3 क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो वे सभी इन्हीं से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। प्राथमिक क्रियाओं में पहले प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना, उत्पाद को पैदा करना, है ना, उत्पाद प्राप्त करना। द्वितीयक में उनको ज़रूरत के अनुरूप सांचे में ढाल लेना, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप संसाधनों को परिवर्तित कर देना।
उसके उपयोग के लिए, और तृतीय क्रियाओं में आता है उस तक पहुंचाना जिसको उसकी आवश्यकता है, सेवा क्षेत्र। दोस्तों यातायात हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, व्यापार हो गया, है ना, बिजनेस, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, ये सब की सब तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है, क्योंकि ये सभी सब की सब जो है सेवा देने का काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कृषि की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये शब्द उत्पत्ति दी है, पहले हम इसको देख लेते हैं। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्दों एगर या फिर एग्री, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मुद्रा यानी करेंसी, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करना, है ना, तो इससे हुई है एग्रीकल्चर। फिलहाल हम कृषि को समझते हैं। दोस्तों कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। अभी हमने 3 क्रियाएं पढ़ी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो उसमें प्राथमिक क्रिया कौन सी है? कृषि, जिसके बारे में ये पूरा अध्याय है। दोस्तों फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है, इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विश्व में 50% लोगों की जो कि कृषि से संबंधित क्रियाओं में जुड़े हुए हैं। दोस्तों भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर करती है, यानी वह कृषि पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है ना, भारत की अगर हम बात करें तो 3 हिस्से में से 2 हिस्सा जो है जनसंख्या का वो कृषि पर निर्भर है। दोस्तों अनुकूल स्थलाकृति यानी जो स्थलों की आकृति है वो अनुकूल होने की वजह से, अनुकूल मृदा होने की वजह से, जलवायु होने की वजह से जो कृषि क्रियाकलाप हैं जितने भी, वो इन सभी के लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। आप जानते हैं ना कि कृषि मतलब खेती जो है उसके लिए तीनों चारों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जगह ठीक हो, समतल हो, है ना, उर्वर भूमि हो, है ना, यानी कि उर्वरता होनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, मृदा की बात हो रही है, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, है ना, तो कृषि बहुत अच्छे से की जा सकती है। दोस्तों जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। जैसे कि जहाँ पर बड़े बड़े घने जंगल हैं उनको हम वन कहते हैं, है ना, उनको जंगल कहते हैं। वैसे ही जिस भूमि पर कृषि की जाती है उसको कहा जाता है कृषिगत भूमि। दोस्तों हम मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में हो रहे हैं जहां पर फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक यानी कि जैसे मृदा, जलवायु, स्थलाकृति जो ज़रूरी है वो उपलब्ध है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने पूरे विश्व का नक्शा है, ठीक है ना, और इस पूरे विश्व के नक्शे में ये जो हरा स्थान है ना, लाइट ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है, ये कृषिगत भूमि को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए उदाहरण हम भारत से करते हैं। देखिए पूरे भारत में कितना बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि के लिए यानी कृषिगत भूमि का है। देख पा रहे हैं आप, है ना, देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा हिस्सा जो है कृषिगत भूमि को समर्पित है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखिए फिर आगे ये सब जो हिस्से हैं कृषिगत भूमि को ही दर्शाए गए हैं, है ना, 7 महाद्वीप के अंदर। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये छोटी सी जानकारी को समझते हैं जो दिया हुआ है हमें एक बॉक्स के अंदर जिसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर की। यहाँ पर हमें ये बताया है कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन शब्दों के संयोजन के साथ में कल्चर शब्द के साथ मिलकर के अलग अलग जो है शाखाएं कृषि की हमें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। अगर हम सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर की तो देखिए एग्रीकल्चर कृषि है ना, मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान और कला इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। और सामान्य भाषा में इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेरीकल्चर की तो सेरीकल्चर जो है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, कृषक की आय में पूरक हो सकता है ये, तो ये सब चीज़ें जो हैं रेशम उत्पादन से संबंधित ये सब सेरीकल्चर में आती है। ठीक है, फिर बात करें पिसीकल्चर की तो पिसीकल्चर मतलब होता है दोस्तों मत्स्य पालन, है ना, मछली पालन वगैरह।
तो विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना, ये सब पिसीकल्चर कहलाता है। फिर आता है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर मतलब होता है द्राक्षा कृषि, यानी अंगूरों की खेती, इसको विटीकल्चर कहते हैं। फिर है हॉर्टिकल्चर। तो जो हॉर्टिकल्चर है यानी उद्यान कृषि, इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो सब्जियां उगाई जाती हैं, फूल फल, ये सब हॉर्टिकल्चर में आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अब हम बात करेंगे कृषि तंत्र की, है ना, जानेंगे कृषि तंत्र के विषय में। दोस्तों, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश जो हैं वो बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। इनके बिना खेती संभव नहीं है ना, ये तो आप भी जानते हैं। इसमें सम्मिलित क्या है? जुताई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। और दोस्तों, इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। ये तो हुई बात उत्पादों की। फिलहाल आप इस चित्र को देखिए, ये जो है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति को बता रहा है और ये भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश को चित्र दर्शा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये किसान जो है जल सींचते हुए यहाँ पे दिखाया गया, सिंचाई करते हुए, जुताई, बुआई, छिड़काव, बीज, मशीनरी, केमिकल, है ना, मतलब खाद के रूप में, है ना, और ये फसल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए, भौतिक निवेश क्या है? वर्षा, मुद्रा, ढाल, तापमान, सूर्य प्रकाश। और मानवीय निवेश भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन आदि, है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। दोस्तों, ये सबसे सरल अध्याय होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों से हम परिचित हैं, है ना, और होना भी चाहिए। रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं पहले। जैविक कृषि के बारे में दिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में ना रासायनिक खाद जो होती है ना, उसके स्थान पर क्या करते हैं कि जैविक खाद का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, ठीक है। उसे जैविक कृषि या जैविक खेती कहा जाता है। बात करते हैं कृषि के प्रकारों की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे विश्व में अलग अलग प्रकारों से, विभिन्न तरीकों से खेती की जाती है, कृषि की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में दोस्तों वर्गीकृत की जा सकती है, यानी बांट दी जा सकती है। एक जैसे कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो है निर्वाह कृषि के विषय में। दोस्तों, क्या होता है ना, निर्वाह कृषि क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए। इस प्रकार की जो खेती होती है ना, जो कृषि होती है, इसमें जो किसान का परिवार होता है ना, किसान परिवार, कृषक परिवार, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये निर्वाह कृषि की जाती है। जीवन निर्वाह, आप समझ रहे हैं, निर्वाह शब्द यहाँ पर आया है। दोस्तों, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी निम्न रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। भैया हैं, चाचा हैं, पापा हैं, 3-4 भाई लोग हैं, वही सब मिल करके आपस में कर लेते हैं, है ना, किसी को अलग से नहीं लगाते। और निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांट दिया जा सकता है। अब गहन निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आप ऐसा समझिए कि किसान एक छोटे से भूखंड पर यानी एक छोटे ज़मीन के हिस्से पर साधारण कुछ औजार है उसके पास में और अधिक श्रम यानी मेहनत अधिक करके खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जो जलवायु है और जो उर्वर मृदा वाले खेत में है, वहाँ पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है इसमें, है ना। चावल जो है यहाँ की इसकी मुख्य फसल होती है। और अन्य फसलों की अगर हम बात करें ना, तो उसमें जिक्र आएगा गेहूँ का, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब इसमें शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि गहन निर्वाह कृषि जो है दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के कुछ सघन जनसंख्या वाले जो मानसूनी प्रदेश हैं, यहाँ पर बहुत चलन में है, बहुत ही प्रचलित है, यहाँ पर की जाती है, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ में आपको याद क्या रखना है? उन क्षेत्रों के नाम जहाँ पर ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ऑब्वियसली ये तो आपको याद रखना ही है कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, ठीक है ना। किसान जो है वो एक छोटी सी ज़मीन पर कुछ साधारण औजार और अपने अधिक मेहनत के साथ में खेती शुरू करता है, ठीक है ना। क्षेत्रों के नाम कौन कौन से बताए मैंने आपको? दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों आदिम निर्वाह कृषि की, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण इसी में शामिल है, आदिम निर्वाह कृषि में।
सबसे पहले समझते हैं कि आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आने वाला स्थानांतरी कृषि क्या होती है। तो दोस्तों अमेजन बेसिन आपने नाम सुना होगा, यहाँ के सघन वन क्षेत्र है ना, बहुत घने जंगल, अमेजन के घने जंगल आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। तो और उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका जो है, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व भारत के लोगों में ये प्रचलित है स्थानांतरी कृषि जो है। भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले ऐसे क्षेत्र हैं और वृक्षों को काट करके जला करके भूखंड को साफ किया जाता है और क्या करते हैं कि उससे जो राख बनती है ना, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, मिट्टी में पोटाश की कमी पूरी हो जाती है, यानी कि मिट्टी उर्वर हो जाती है और उसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा, कुछ इस प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। दोस्तों भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और जो किसान हैं, जो कृषक हैं, वो नए भूखंड पर चले जाते हैं। दोस्तों स्थानांतरी कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं कि यह हमने इतिहास में भी पढ़ा है ना। ठीक है, अब प्रश्न है क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर एक जानकारी दी है कि स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से की जाती है। कौन कौन से नाम हैं इसके? झूमिंग कृषि, मिल्पा कृषि, रोका, लदांग कृषि, ये सब। और क्षेत्रों के भी नाम दिए, जैसे झूमिंग की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा की अगर हम बात करें तो मैक्सिको में, रोका कृषि की बात करें तो ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, है ना। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों चलवासी पशुचारण की, इसको समझते हैं। दोस्तों सहारा मरुस्थल नाम सुना है आपने। सहारा के कुछ अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, भारत के कौन से भाग दोस्तों? जैसे कि राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये चलवासी पशुचारण बहुत ही प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है ना दोस्तों कि जो पशुचारक रहते हैं वो अपने जानवरों, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, यानी मार्ग पहले से तय होता है। और दोस्तों इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियों को पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, खून, खाल और ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, है ना। जानवरों से इन्हें क्या मिल जाता है? दूध, मांस, ऊन और खाल। ठीक है, इस चित्र को आप देखिए, ये चलवासी पशुचारक जो है अपने ऊँटों के साथ जा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों वाणिज्यिक कृषि की। इस चित्र को देखिए, गन्ने की रोपण कृषि का चित्र है ये। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन जो है ना और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है कि भैया बाजार में बेचेंगे, और इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अधिकांश कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा। और वाणिज्यिक कृषि में ना वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि ये सब शामिल है। आपने अभी जो हमने चित्र देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये इसी का चित्र है। दोस्तों वाणिज्यिक अनाज कृषि को समझते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो फसलें होती हैं वो वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं, यानी कि व्यापार के, और गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ठीक है, ये आप अक्सर सुनेंगे। और उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये वाणिज्यिक अनाज कृषि के कुछ प्रमुख क्षेत्र कहलाते हैं। दोस्तों इन क्षेत्रों में अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले ये क्षेत्र हैं और अत्यधिक ठंड यहाँ पर पड़ती है, वर्धन काल को ये बाधित करती है और केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की। तो इसमें क्या होता है ना कि भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है। इस चित्र को आप देख रहे हैं, केले की रोपण कृषि। अब हम रोपण कृषि पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। समझ रहे हैं आप? और इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी अधिक मात्रा में होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्पाद का जो प्रसंस्करण है वो खेतों पर ही या फिर उसके आसपास के जो कारखाने होते हैं ना, वहाँ पर किया जा सकता है। और इसी प्रकार से जो खेती होती है उसमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। दोस्तों रोपण कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद में जब हमने यह सब जान लिया है, अब हम बात करेंगे मुख्य फसलों की। तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है ना। और बढ़ती हुई इस जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे सामने एक चुनौती है, और इसको पूरा करने के लिए हमने विविध प्रकार की फसलें भी उगाई हैं, उगाई जाती भी हैं। दोस्तों, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है ना। ये बात तो आप जानते ही हैं कि भैया जितनी भी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये क्या करती हैं? जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं ना, उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, ठीक है ना। कच्चे माल के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलों में आती हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं मानी जाती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये चावल की कृषि है, ठीक है। दोस्तों, चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। दोस्तों, एक छोटा सा काम आप करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों से आप क्या समझते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था, और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि अगर मैंने समझाया था और आपको समझ में आया तो आप ज़रूर बताएंगे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय का कमेंट बॉक्स में अर्थ, है ना। फिर भी अगर नहीं बना तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए। दोस्तों, चावल के लिए ना उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता यानी नमी और वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, है ना, चिकनापन जिसमें होता है ना, उस मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, आप ऐसे समझिए, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है, सबसे अच्छे तरीके से। चीन चावल उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद फिर आता है नंबर भारत का, फिर जापान, फिर श्रीलंका और फिर मिस्र। दोस्तों, अनुकूल जलवायवीय दशाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश हो गए, यहाँ पे एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं, गेहूं का सस्य कर्तन। दोस्तों, गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और सस्य कर्तन का मतलब होता है दोस्तों फसल की कटाई। इसके समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है, ठीक है ना। दोमट मिट्टी जिसे कहते हैं ना दोस्तों, उसी के लिए यह नाम उपयोग में लाया गया है, सुअपवाहित दोमट मृदा। दोस्तों, गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर ये जो शीत ऋतु होती है ना, उसमें उगाया जाता है। बात करेंगे मिलेट की। दोस्तों, ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई जो मृदा होती है ना, रेत मिली हुई, उसमें यह उगाई जा सकती है, ठीक है ना। बाजरा, है ना, बाजरे की कृषि। दोस्तों, ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब भारत में उगाए जाते हैं। दोस्तों, नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देशों में आते हैं, ठीक है। दोस्तों, इस जानकारी को पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, शीर्षक के अंतर्गत हमें बताया गया है कि मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसमें से आप कौन कौन सी प्रजातियों से परिचित हैं? बात करते हैं दोस्तों मक्के की। इसके लिए ना मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे उपजाऊ मृदा की आवश्यकता पड़ती है। और मक्का जो है ना, मैं आपको बता दूं कि उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और इंडिया यानी भारत में और मैक्सिको में उगाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कपास की, है ना। तो कपास की अगर हम बात करें तो इसकी वृद्धि के लिए ना उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यानी बहुत ही गर्म वातावरण, आप समझ रहे हैं ना, धूप बहुत तेज़ होनी चाहिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छी उगती है। आपने भारत में महाराष्ट्र के विषय में सुना होगा कि वहाँ पर जो है कपास की खेती की जाती है। दोस्तों, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं और सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है यह कपास। बात करते हैं रोचक तथ्य की, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? तो इसका उत्तर हमें बताया गया है। कॉफ़ी की खोज के विषय में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में, सोचिए कितनी पुरानी बात है, काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद देख और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखकर देखा।
जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। अब बात करते हैं पटसन की। दोस्तों, इसको सुनहरा रेशा, है ना, इसके रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। देखिए, कॉफ़ी की कृषि, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है, अगर पर्वतीय ढलानों पर ही उगाई गई तो। और ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद में कोलंबिया और फिर भारत का नाम आता है। बात करते हैं चाय की। दोस्तों, चाय को कौन नहीं जानता। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये चाय की रोपण कृषि का चित्र आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस अध्याय में कृषि के विकास के ऊपर, यानी खेती के विकास को हम जानने वाले हैं। दोस्तों, कृषि विकास का संबंध जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ध्यान से समझिएगा, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता जब मैं एक साथ कभी बोलता हूँ कुछ शब्दों को मिला जुला संयोजन तो आपको समझ में ना आता हो। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है किसी भी अध्ययन के लिए, तो खास तौर पर। तो अब जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा और मेरा दावा है कि आपको याद हो जाएगा। कृषि विकास का संबंध बताने वाला हूँ। कृषि विकास का संबंध किससे है? बढ़ती हुई जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? उनकी मांग बढ़ेगी। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या, उसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यानी जिससे क्या हो, अधिक से अधिक कृषि में उत्पादन हो सके, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को कृषि विकास कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हुआ होगा। दोस्तों, याद करने में ना सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिसका है वो है हमारी कल्पनाशीलता। जितना अधिक आप इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना जल्दी और प्रभावी तरीके से आपको लंबे समय तक के लिए चीज़ें याद होती चली जाएंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। कई तरीकों से प्राप्त किया यह जा सकता है दोस्तों, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा, जिन्हें हम हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं। कम बीज से अधिक उत्पादन उसमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कृषि का मशीनीकरण भी, यानी अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करना भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, ताकि संकट काल में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है कृषि उत्पाद उपलब्ध हों। यहाँ पर एक जानकारी दी है, क्या आप जानते हैं कि शीर्षक के अंतर्गत कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। अब बात करते हैं कृषि का विकास जो है दोस्तों, विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग गतियों से हुआ है। दोस्तों, अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्य रूप से जीविकोपार्जन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और बड़ी जोतें जो होती है वो वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है ना। अभी हमने ऊपर देखा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, हम क्या करते हैं, दो फॉर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। भारत का एक फार्म। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, और उसकी भूमि उर्वर भी है ना। और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः जैसे गेहूं या चावल और दालें जो हैं वो उगाता है।
दोस्तों, किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है, यानी एडवाइस लेता है, और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ले लेता है ट्रैक्टर को। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप भी है जिससे वह अपने खेत में सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है जिसको। दोस्तों, मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में सहकारी भंडार में दूध भी बेचता है और वह वहां पर एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह उसको देती है। दोस्तों, कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता तो करते ही, हेल्प करते हैं, और कभी कभी वह अपने बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण यानी कि लोन लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है ना, वो भंडारण नहीं कर पाते, इसलिए वह बाजार के अनुकूल न होने पर भी उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। दोस्तों, हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आप देख सकते हैं, चित्र है भारत के खेत। अब बात करते हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। अभी हमने जो है भारत के बारे में देखा है ना, अब अमेरिका की बात करते हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्य रूप से फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। दोस्तों, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। दोस्तों, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो पीड़क हैं उस पर भी नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण पर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं ये पता लगता है उससे। ये परिणाम जो हॉरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीड़ानाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। चित्र को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती का यह एक चित्र है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय जो है समझ में आया होगा, और अगर ये अध्याय आपको समझ में आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई अध्याय समझ में आ जाता है तो उस अध्याय के कुछ प्रश्न के उत्तर देने में हम सक्षम हो जाते हैं। आइए जांच कर लेते हैं हमारी समझ की कि क्या हमें समझ में आया यह अध्याय, और इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे पाने में हम सक्षम हैं या नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जो है कृषि क्या है। तो हमने शुरुआत में ही पढ़ा था दोस्तों कि कृषि जो है वो फसलों, सब्जियों, फलों, फूलों इनको उगाना और पशुपालन से संबंधित जो सभी क्रियाएं हैं वो कृषि के अंतर्गत आते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कृषि कैसी क्रिया है, एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों जो है हमसे पूछा गया है कि उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सब मैंने पढ़ के बताया था आपको। स्थलाकृति है ना, अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा और जलवायु। आप ये ले लीजिएगा नाम, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक में था, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था शुरुआत में, आपको याद होगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, स्थानांतरी कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियाँ यानी नुकसान है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए
इसमें हमने 2-3 नाम पढ़े थे, जैसे झूमिंग कृषि, याद है आपको? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों स्थानांतरित कृषि में ना वृक्षों को काट दिया जाता है और उनको जला करके ऊपर के हिस्से को, भूखंड को साफ करके क्या करते हैं कि उससे जो राख मिलती है ना, उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। उससे क्या होता है, पोटाश की कमी पूरी हो जाती है और भूमि की जो उर्वरता होती है ना, वो धीरे धीरे जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद वो भूमि को छोड़ देते हैं और फिर कृषक क्या करते हैं, जो किसान हैं वो नए ज़मीन पर, हिस्से पर, नए भूखंड पर चले जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है, कर्तन और दहन कृषि, है ना, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें ये भी पूछा है कि इसकी हानियाँ क्या हैं, तो इसके नुकसान आप बता सकते हैं कि इससे मृदा अपरदन होता है। अब पेड़ काट देते हैं तो क्या होगा, वनों का ह्रास होगा, जंगलों का, है ना, और पर्यावरण क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण इससे प्रभावित होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं क्योंकि अध्याय समझ में आया होगा। रोपण कृषि क्या है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। रोपण कृषि मतलब जिसमें रोपना होता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है दोस्तों, और इसमें बड़े स्तर पर जो है क्या किया जाता है, श्रम और पूंजी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक विधियों का भी इसमें उपयोग किया जाता है, और जैसे चाय, कहवा, रबड़, काजू, केला भी हमने इसमें देखा था। इन सब की क्या एकल फसलें उगाई जाती हैं, है ना, याद आ रहा होगा आपको। फिर 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार से मदद करती है। तो भाई अब सरकार कैसे मदद करती है, सरकार किसानों के जो बिखरे खेत होते हैं उनको मतलब चकबंदी पे लगा देती है ना, चकबंदी कर देती है। इसके द्वारा क्या होता है, एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है किसानों को उर्वरकों की, कृषि उपकरणों की और कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता जो है उसके लिए प्रदान करती है ना, जितनी हो जाए, और किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज और उर्वरक आदि उपलब्ध कराती है, उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण और वितरण की सुविधा इनको प्रदान करती है, ऐसा आप कह सकते हैं। प्रश्न देखिए अगला क्या है, सही उत्तर को चिन्हित करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है अध्याय में ये। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूँ उगाना, आदिम कृषि फलों व सब्जियों को उगाना। देखिए प्रश्न को समझिए, उद्यान कृषि का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, है ना, तो उद्यान कृषि में गेहूं उगाना तो नहीं आता, आदिम कृषि भी नहीं पढ़ा हमने क्या पढ़ा, फलों और सब्जियों को उगाना। तो ग जो है इसका सही उत्तर हो गया, है ना। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, सुनहरा रेशा पढ़ा था अभी हमने, इससे क्या मतलब है, चाय, कपास या पटसन। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने चाय कपास के बाद पटसन में पढ़ा था, सही कह रहा हूँ ना मैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है। तो भैया ये तो आंखें बंद करके बता देने वाली बात है कि ये ब्राज़ील है ना। इसके बाद नंबर आएगा भारत का। ठीक है, अब और भी हैं, अच्छा हाँ, कारण बताइए। प्रश्न 1, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कारण क्या बता सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर आप आसानी से बता देंगे। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम कौन सी क्रियाएं को लेते हैं, जिनका संबंध होता है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से और उनके निष्कर्षण से, है ना। और भारत की कृषि में दोस्तों फल, फसल, सब्जी, फूल इनको उगाना और पशुधन पालन शामिल है, जुड़े हुए हैं। और ये सभी जो क्रियाएं हैं दोस्तों, ये प्राथमिक क्रियाओं के ही तो अंतर्गत आती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कृषि है वो एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक कहा ना मैंने, उम्मीद है आप मुझसे सहमत हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। दोस्तों अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग देशों प्रदेशों में इसीलिए उगाई जाती हैं क्योंकि अलग अलग देशों में स्थलाकृति, वहाँ की मृदा और वहाँ की जो जलवायु है वो अलग अलग होती है, भिन्न होती हैं। और इन विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। फिर क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन लगता है। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर बताओ। बहुत सरल है। प्राथमिक क्रियाओं में क्या होता है, क्रियाओं का संबंध होता है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से, और तृतीयक क्रियाओं में क्या होता है, क्रियाओं का संबंध होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं जो होती हैं उनके सेवा कार्यों द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान करना। बताया था ना मैंने बिस्किट का उदाहरण लेके। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बता दीजिए। भाई ये भी बहुत सरल है। केवल कृषक परिवार जो होता है ना, उसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाह कृषि होती है। जीवन निर्वाह मैंने एक शब्द बताया था। गहन कृषि में क्या होता है, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और उस पर अधिक परिश्रम किया जाता है और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इसमें एक चीज़ आप ये भी बता सकते हैं कि कृषि के जो परंपरागत तरीके हैं ना, वो उपयोग में लाए जाते हैं निर्वाह कृषि में। और अगर गहन कृषि की बात करें तो इसमें इकाई पूंजी, प्रति इकाई पूंजी जो है और श्रम की मात्रा इसमें अधिक होती है।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे, क्योंकि अध्याय भी समझ में आया होगा। और अगर आपको यह अध्याय समझ में आया है, प्रश्न उत्तर समझ में आए हैं, तो आपसे यह अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देखें, इस अध्याय को समझें। और जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।